नमस्ते। मैं डॉक्टर मीनू वाशने, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी फ्रॉम मान्यवर काशीराम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। आज के मेरे लेक्चर का टॉपिक है क्रोमोसोमल एनामोलीज, जिनको हम क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ भी कहते हैं। एबनॉर्मेलिटी का मतलब है कि जो चीज़ नॉर्मल ना हो, नॉर्मल से हटकर जो चीज़ हो जाती है वो एबनॉर्मल हो जाती है। तो इस तरह की एबनॉर्मेलिटी क्रोमोसोम में भी देखी जाती है, और क्रोमोसोम में एबनॉर्मेलिटी होने से बहुत सारे चेंजेस बॉडी में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल की। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम कुछ इस तरह का दिखाई देता है। यह मेटाफेज क्रोमोसोम है। इसके अंदर डीएनए होता है और डीएनए हिस्टोन प्रोटीन पर लिपटा रहता है। ये मेटाफेज जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये सबसे ज़्यादा वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। सेल डिवीज़न के मेटाफेज स्टेज पर हमें क्रोमोसोम्स फैले हुए दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोम्स कितने होते हैं। जैसा कि पता होता है कि ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, जो कि 23 पेयर्स में लगे रहते हैं, जिसमें पेयर नंबर 1 से लेकर 22 पेयर जो होते हैं, इनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं। ये ऑटोसोम्स जो होते हैं, ये मेल और फीमेल में कॉमन होते हैं। ये मोस्ट ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं। जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो 23 पेयर कहलाता है, और यह सिर्फ सेक्स डिटर्मिनेशन के काम आता है। किसी भी इंडिविजुअल का अगर बायोलॉजिकल सेक्स देखना है तो उसके हम क्रोमोसोम्स में देखते हैं कि फीमेल होगी तो उसके अंदर एक्स और एक्स क्रोमोसोम होंगे, और अगर ये मेल होगा तो उसके अंदर एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होगा। जैसा कि देख पा रहे हैं कि फीमेल में एक्स और एक्स क्रोमोसोम है, मेल में एक्स एंड वाई है, यानी कि एक्स क्रोमोसोम आपका कॉमन होता है। जो वाई क्रोमोसोम है ये वो जीन कैरी करता है जो कि मेलनेस को डिसाइड करती है, यानी कि वाई क्रोमोसोम आपका मेल सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम होता है। अब आते हैं क्रोमोसोमल एनामोलीज पे, यानी कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज क्या होती हैं। अगर कोई क्रोमोसोम मिस हो गया, कोई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया, या उसके क्रोमोसोम के डीएनए में कोई चेंज आ गया, तो हम इसको बोलेंगे क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी हो गई है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज होती है वो हम कैरियोटाइप टेस्टिंग से डिसाइड करते हैं। ये हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे कि कैरियोटाइप होता क्या है। पहले बात करते हैं क्रोमोसोम अफेक्टेड की, कि अगर कोई क्रोमोसोम अफेक्ट किया है तो पहले हम ये ढूंढेंगे कि ऑटोसोम में चेंज आया है या सेक्स क्रोमोसोम में चेंज आया है। जो चेंज होता है वो या तो उसके नंबर में चेंज होगा, तो इसको बोलेंगे न्यूमेरिक एबनॉर्मेलिटी हुई है, यानी कि उसके नंबर घट गया है या बढ़ गया है। अगर उसके स्ट्रक्चर में चेंज आया है तो वो स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटी कहलाती है। यही केस सेक्स क्रोमोसोम के में होता है। अगर उसका नंबर बढ़ गया है, घट गया है, न्यूमेरिक, और अगर उसके स्ट्रक्चर में चेंज है तो वो स्ट्रक्चरल कहलाएगा। अब आते हैं कैरियोटाइप क्या होता है। एक कैरियोटाइप होता है किसी ऑर्गेनिज्म की एक सेल के अंदर जितने क्रोमोसोम मौजूद हैं, अगर हम उनको ऑर्गेनाइज तरीके से एक लगाएं तो एक सेट ऑफ द क्रोमोसोम हमें पास प्राप्त होता है, जिसको हम कैरियोटाइप कहते हैं। ये एक विजुअल अरेंजमेंट होता है, यानी क्रोमोसोम्स को आप एक तरीके से लगाते हैं और वो हमें एक पिक्चर प्राप्त होती है, जिसको हम इडियोग्राम कहते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस है वो कैरियोटाइप कहलाता है। ये जो क्रोमोसोम अरेंज किए जाते हैं वो साइज के अकॉर्डिंग करे जाते हैं। पहले लार्जेस्ट, लार्ज से छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, यानी कि साइज के अकॉर्डिंग अरेंज होते हैं। उसके साथ साथ सेंट्रोमियर की पोजीशन भी देखी जाती है। उसका बैंडिंग पैटर्न क्या है, क्रोमोसोम्स में आपने देखा होगा कि कुछ बैंड दिखाई देते हैं, उन बैंडिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग भी क्रोमोसोम्स को लगाया जाता है। फिर उनकी नंबरिंग की जाती है 1 से लेकर 22, जैसा कि पहले स्लाइड्स में हमने बताया था कि 22 ऑटोसोम्स हैं, और एक सेपरेट 23 का पेयर लगाया जाता है, क्योंकि वो हमें ये डिसाइड करना होता है कि जो स्लाइड हम देख रहे हैं वो मेल की है या फीमेल की है, तो ये सेक्स क्रोमोसोम के लिए है। अब आते हैं क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए यहाँ पर आपको ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये एक नॉर्मल क्रोमोसोम है, ये हमारा कहलाता है सेंट्रोमियर। ये कहलाती है इसकी पी आर्म, और नीचे वाली आर्म है इसको हम बोलते हैं क्यू आर्म। ये टॉप पे जो होता है इसको हम बोलते हैं टीलोमियर। आप इस स्ट्रक्चर में देखिए, ये एक नॉर्मल मेटाफेज क्रोमोसोम है। इसके बीच में जो कॉन्स्ट्रिक्शन है, यानी यहाँ पर ये थोड़ा सा पतला हो रहा है, इसको हम बोलेंगे सेंट्रोमियर। ऊपर वाली आर्म पी आर्म कहलाती है, नीचे वाली आर्म क्यू आर्म कहलाती है। इसके जो टॉप पे राउंड स्ट्रक्चर है इसको हम टीलोमियर कहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एंड में होता है, इसलिए इसका नाम टीलोमियर रखा गया है। अब स्ट्रक्चर के बेसिस पे आप देखेंगे तो क्रोमोसोम्स के यहाँ पर आपको 4 टाइप्स दिखाई दे रहे हैं। अगर हमारा सेंट्रोमियर
बिल्कुल टॉप पर है और आपका पी आर्म एब्सेंट है और क्यू आर्म प्रेजेंट है तो हम इसको बोलेंगे टीलोसेंट्रिक। और अगर थोड़ी सी पी आर्म है और क्यू आर्म काफी बड़ी है तो हम इसको बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक। अब आते हैं थर्ड पे। अब हमारा सेंट्रोमियर क्या है, मिडिल से थोड़ा सा ऊपर चला गया है तो अब हम इसको बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक। और अगर ये बिल्कुल सेंट्रोमियर मिडिल में है क्रोमोसोम के तो हम इसको बोलेंगे मेटासेंट्रिक। एक चीज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर नीचे थोड़ा सा राउंड स्ट्रक्चर लगाया हुआ है, ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। इसको बोलते हैं सैटेलाइट सैटेलाइट का क्या काम है, ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है और यहाँ पर आर डीएनए जो होता है वो रिपीटेशन मात्रा में होता है और ये क्रोमोसोम्स कुछ ही होते हैं 13, 14, 15, 21 एंड 22 यानी 5 पेयर ऑफ द क्रोमोसोम्स होते हैं, वो हमारे सैटेलाइट क्रोमोसोम्स होते हैं। यहाँ पर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है और ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन सेंट्रोमियर है। अब आते हैं कैरियोटाइप। कैरियोटाइप में होता क्या है, जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि कैरियोटाइप अ सेट ऑफ क्रोमोसोम है जिसको कि हमने विजुअली अरेंज किया हुआ है। हम कैरियोटाइप बनाते कैसे हैं, अब इसे हमने ह्यूमन ब्लड लिया, ह्यूमन ब्लड में जानते हैं कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता है तो उसके अंदर डीएनए भी नहीं होता है, ना क्रोमोसोम्स होते हैं। तो हम पहले ब्लड में से डब्ल्यूबीसी को सेपरेट करते हैं जिनको कि लिम्फोसाइट कहा जाता है। उन लिम्फोसाइट से हम क्रोमोसोम्स की स्लाइड तैयार करते हैं। जब क्रोमोसोम की स्लाइड तैयार होती है तो क्रोमोसोम्स हमें इस तरीके से बिखरे हुए मिलते हैं। अब इन क्रोमोसोम्स में ये पहचानना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन सा ऑटोसोम है, कौन सा सेक्स क्रोमोसोम है। तो इन क्रोमोसोम्स को फिर इनके साइज के अकॉर्डिंग, जैसे कि पहले बताया था, साइज के अकॉर्डिंग, सेंट्रोमियर की पोजीशन के अकॉर्डिंग, बैंडिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग इन क्रोमोसोम्स को लगाया जाता है। ये एक लगा हुआ क्रोमोसोम की स्लाइड है जो कि कैरियोटाइपिंग है। पहले क्या किया जाता था कि पहले माइक्रोस्कोप से फोटो ली जाती थी, उसकी कटिंग की जाती थी, कटिंग करके उन क्रोमोसोम्स को लगाया जाता था। पर आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि वो माइक्रोस्कोप में से फोटो लिया जाता है और सॉफ्टवेयर खुद ही क्रोमोसोम्स को अरेंज कर देता है और हमें कुछ इस तरह की पिक्चर मिल जाती है। अब आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर हमने इन जो क्रोमोसोम्स हैं, ये एक सिंबॉलिक डायग्राम है, इसमें हमने क्रोमोसोम्स को ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पर ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, सी ग्रुप है, डी है, ई है, एफ है एंड जी है। अब ये ग्रुपिंग किस तरह से की गई है, यहाँ देखें कि ग्रुप नंबर ए, यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 1, 2 एंड 3 यानी जो आपका ए ग्रुप है उसके अंदर 3 क्रोमोसोम्स आ रहे हैं। अब आप बी ग्रुप में जाएंगे 4 एंड 5, यहाँ पर आप सेंट्रोमियर की पोजीशन देखें, यहाँ सेंट्रोमियर कहाँ पर है, ये जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं यहाँ पे ये सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है। यहाँ पर देखिएगा कि सेंट्रोमियर थोड़ा सा ऊपर चला गया है और बैंडिंग पैटर्न भी डिफरेंट है। अब आप सी ग्रुप में जाएंगे तो यहाँ 6 से लेकर 12 तक के क्रोमोसोम्स जाते हैं, यानी कि ये हमारा सबसे बड़ा ग्रुप है। इसके अंदर 7 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर मैंने 7 लगाए हुए हैं और इसके साथ एक नीचे एक्स क्रोमोसोम में भी सी मेंशन किया हुआ है, यानी कि अगर एक्स क्रोमोसोम होगा तो वो सी ग्रुप में जाएगा। फिर डी ग्रुप में आते हैं 13, 14 एंड 15, ये 13, 14 एंड 15 दीज आर एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स होते हैं। फिर ई में आएगा 16, 17, 18, एफ में 19 एंड 20 और जी में 21 एंड 22। ये जो 21, 22, 13, 14, 15 ये जो 5 क्रोमोसोम्स हैं ये हमारे सैटेलाइट क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि इनके अंदर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाता है, यानी इनमें आरडीएनए अबंडेंट मात्रा में पाया जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर ये सिंबॉलिक है तो हमने यहाँ पर एक्स वाई और एक्स एक्स दोनों दिखाया हुआ है। अगर ये एक्स एक्स यानी कि अगर ये फीमेल की स्लाइड है तो फीमेल के केस में ये दोनों क्रोमोसोम्स जो हैं वो आपको सी में दिखाने होंगे, और अगर एक्स और वाई है तो एक्स जो जाएगा सी में जाएगा, वाई जो क्रोमोसोम है वो जी में जाएगा। यहाँ पर एक बात यह है कि क्रोमोसोम नंबर 1 इट इज़ द लार्जेस्ट क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोम नंबर 21 ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम होता है, यानी सबसे छोटा क्रोमोसोम जो होता है वो 21 होता है और सबसे बड़ा क्रोमोसोम आपका क्रोमोसोम नंबर 1 होता है। और ये हमारी एक
नॉर्मल स्लाइड है जिसमें कि क्रोमोसोम्स को अरेंज करके सॉफ्टवेयर ने दिया हुआ है। अगर इसके अंदर कोई भी चेंज होता है, मान लीजिए कोई क्रोमोसोम बड़ा हुआ है, यहाँ पर हमने माना कि क्रोमोसोम नंबर ये आपका 21 है, यहाँ पर दो क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं, यानी एक मदर से है एक फादर से है, एक पेयर क्रोमोसोम है। इसमें अगर एक क्रोमोसोम बढ़ गया तो आपको यहाँ पता चल जाएगा कि ये क्रोमोसोम यहाँ पर हमारा बड़ा हुआ है, यानी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 की जगह 47 हो गए। और अगर इसमें से एक क्रोमोसोम कहीं भी कम होता है तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें 45 क्रोमोसोम है, यानी कि एक क्रोमोसोम कम है। तो ये बात समझ में आती है कि कैरोटाइप क्यों जरूरी है। कैरोटाइप से ही हम ये पता कर पाते हैं कि क्रोमोसोम में एब्नॉर्मैलिटीज हुई है। इवन अगर इसमें कोई चेंजेस आए हैं, स्ट्रक्चर में भी अगर कोई चेंज है तो वो भी हमें इससे पता चल जाता है। अब आते हैं चेंजेस इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कोई चेंज हो रहा है तो वो हम कैसे पता करते हैं। देखिए इसमें 4 तरीके के इसमें चेंजेस बताए गए हैं। एक है डिलीशन। डिलीशन का मतलब है कोई भी चीज हट जाना, डिलीट कर देना। तो ये वाला जो पोर्शन है, यानी क्रोमोसोम का इतना सा एरिया जो येलो दिखाया गया है वो डिलीट हो गया, क्रोमोसोम का साइज छोटा हो गया। अब आप आइए डुप्लीकेशन पर। डुप्लीकेशन में क्या हो रहा है कि यही चीज रिपीट हो रही है, यानी कि ये सेगमेंट डबल हो गया है, तो ये डुप्लीकेशन कहलाएगा। इन्वर्जन में क्या होता है कि यहाँ पर क्रोमोसोम आपका 2 पॉइंट पे ब्रेक हो गया, एक जगह ब्रेक हुआ फिर नीचे भी ब्रेक हुआ और वो पलट गया। जैसे आप बाजू फोल्ड करते हैं, बाजू जैसे फोल्ड हुई तो वो इन्वर्ट हो गई, यानी अंदर वाला बाहर, बाहर वाला अंदर, उस तरीके से ये इन्वर्जन हो गया। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी कि जो जीन का जो सीक्वेंस थी वो जस्ट रिवर्स हो गई, यानी वो जो जीन पर्टिकुलर प्रोटीन बनाती वो प्रोटीन नहीं बनेगी, कुछ और बनेगा। इसके बाद अब आते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का क्या मतलब है कि क्रोमोसोम नंबर 1 का कोई हिस्सा टूट के वो क्रोमोसोम नंबर 2 पे अटैच हो गया, और 2 का कोई हिस्सा टूटा क्रोमोसोम नंबर 1 पे अटैच हो गया। तो बेसिकली आप देखेंगे तो जीन तो वही रही, जीन में कोई चेंज नहीं आया, हाँ पर ये कि उसके लोकेशन बदल गई। तो इसलिए हम यहाँ पर जो टर्म यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं ट्रांसलोकेशन। यानी कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में अगर कोई चेंज होगा तो वो होगा डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि डिलीशन में क्या होता है। ये जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी है, इसके अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम का कोई भी हिस्सा डिलीट हो जाएगा। तो इससे डिलीट होने से क्या होगा कि ये जो जीन है जो पर्टिकुलर प्रोटीन बना रही है या सेल वायबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी थी वो हमारी डिलीट हो गई। यानी कि अब जो सेल है, जो नॉर्मल सेल फंक्शन कर रही थी वो अब एबनॉर्मल फंक्शन करेगी, और उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटी बॉडी के अंदर हो रही थी वो मल फंक्शन हो जाएंगी। तो इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग के अंदर है क्राइडू-कैट सिंड्रोम। क्राइडू-कैट सिंड्रोम ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जो कि क्रोमोसोम नंबर 5 की जो शॉर्ट आर्म है, यानी जो पी आर्म थी वो डिलीट हो गई। तो उसकी वजह से क्या होगा कि बच्चे के अंदर जो फीचर्स दिखाई देंगे वो है कैट लाइक क्राई, यानी बच्चा रोएगा तो लगेगा कि बिल्ली रो रही है। माइक्रोसिफेली, माइक्रोसिफेली मीन्स कि जो हेड का जो साइज था वो छोटा हो जाएगा। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी कि जो उसके अंदर आईक्यू लेवल है वो भी उसका कम हो जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि वो मेंटली रिटार्ड हो जाएगा। दूसरा इसका एग्जाम्पल है वॉल्फ हिरशॉन सिंड्रोम, WHS। ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जो कि क्रोमोसोम नंबर जो आपका 4 है उसका जो शॉर्ट आर्म है वो भी डिलीट हो गई, तो फिर ये वाला सिंड्रोम होता है। इसके जो फीचर्स हैं वो है फेशियल एबनॉर्मैलिटी, आप उसका फेस देखेंगे बच्चे का तो वो एबनॉर्मल दिखाई देगा। डिलेड ग्रोथ होगी, उसकी ग्रोथ जैसे नॉर्मल होती है उसके हिसाब से नहीं होगी, थोड़ा धीरे धीरे होगी। सीजर्स मतलब कि एग्रेसिवनेस आएगी बच्चे के अंदर। तो ये हो गया आपका डिलीशन। इसके बाद अब आप आते हैं डुप्लीकेशन पे। डुप्लीकेशन में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो है वो रिपीट हो जा रहा है, यानी कि अब जो जीन नॉर्मल फंक्शन कर रही थी वो फिर से एबनॉर्मल फंक्शन करेगी, यानी कि जो प्रोटीन वो क्वांटिटी जो प्रोटीन की है वो अबंडेंट हो जाएगी, यानी कि तेजी से डबल हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल है शार्कोट मैरी 2 डिजीज टाइप 1A। ये होती है PMP22 जीन की रिपीटेशन से जो कि क्रोमोसोम नंबर 17 पर प्रेजेंट रहती है। इसके फीचर्स क्या है, लीड टू मसल्स वीकनेस, यानी कि जो उसकी मसल्स हैं वो वीक हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी, क्योंकि ये जो जीन है वो जीन रेस्पॉन्सिबल है उस प्रोटीन के लिए कि जो मसल्स को स्ट्रेंथ देती थी, और उससे नर्व डैमेज भी होगा। थर्ड आते हैं इन्वर्जन पे। इन्वर्जन में मैंने आपको बताया कि जैसे कि जो आपका क्रोमोसोम है वो 2 जगह से टूटेगा, ऊपर से भी टूटेगा, नीचे से भी टूटेगा और पलट के लग जाएगा वापस से, यानी कि यहाँ पर कोई लॉस नहीं हो रहा है, सिर्फ उसकी सीक्वेंस चेंज हो रही है जीन की। तो जिसमें क्या होता है कि जिसमें अल्टर्स ऑफ जीन सीक्वेंस, यानी जीन सीक्वेंस में चेंजेस आएंगे और एक डिफरेंट ऑर्डर में वो लग जाता है। ये जो इन्वर्जन है ये 2 तरीके से हो सकता है। एक है आपका पैरासेंट्रिक इन्वर्जन, दूसरा है पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन।
पैरासेंट्रिक इन्वर्जन में क्या होगा कि ये जो इन्वर्जन हो रहा है यहां पर, ये जो सेंट्रोमियर है, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन के केस में क्या होगा कि इन्वर्जन जो होगा वो इसी के अंदर ही होगा, इसी पेरिफेरी में होगा, यानी कि वो सेंट्रोमियर को इन्वॉल्व नहीं करेगा। और अगर यही इन्वर्जन अगर सेंट्रोमियर को इन्वॉल्व करे, जैसे कि ये आपका एक क्रोमोसोम है, यहाँ पर एक हिस्सा टूटा और एक हिस्सा यहाँ टूटा, ये आके यहाँ पे लग जाए और ये वाला आके आपका ऊपर लग जाए, तो इस तरह का अगर इन्वर्जन होगा जिसमें कि सेंट्रोमियर इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे पेरीसेंट्रिक, यानी पेरीफेरी के चारों तरफ होगा, तब हम इसको पेरीसेंट्रिक बोलेंगे। तो दो तरह का इन्वर्जन हो गया, पैरासेंट्रिक एंड पेरीसेंट्रिक। अब इसका एग्जाम्पल है जैसे क्रोमोसोम नंबर 9 पे होता है, ये कॉमनली पाया जाता है। इसके फीचर्स इस तरीके से है कि ये हार्मलेस है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है कि सिर्फ चेंज हो रहा है सीक्वेंस में, ना डिलीशन है ना डुप्लीकेशन है, लेकिन इसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है और मिसकैरेज हो सकता है फीमेल के केस में। अब आते हैं ट्रांसलोकेशन में। ट्रांसलोकेशन में क्या होगा, क्रोमोसोम का एक हिस्सा टूटेगा, दूसरे क्रोमोसोम पर जुड़ेगा, दूसरे क्रोमोसोम का एक हिस्सा टूटेगा और वो पहले क्रोमोसोम पे जाके जुड़ जाएगा। अब इसके वजह से क्या होगा, डिसरप्शन ऑफ जीन फंक्शन, यानी जीन का जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो भी चेंज होगी और कोई डिजीज भी हो सकती है। इसको हम दो हेडिंग में पढ़ते हैं, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन और एक डी रॉबर्टीज ट्रांसलोकेशन। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन का क्या मतलब है कि ये दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में होगा। अब होमोलोगस और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो होते हैं कि जो एक क्रोमोसोम फादर से आया है, एक क्रोमोसोम मदर से आया है, तो वो जो पेयर बनाएगा वो होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाएगा। अगर एक दूसरा पेयर दूसरा हम क्रोमोसोम का एक पेयर लें, तो उन दोनों के बीच में जब होगा तो वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 9 और क्रोमोसोम नंबर 22 के बीच में अगर चेंज हो रहा है तो ये कहलाएगा आपका नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में। अगर ये ऐसा हो रहा होता कि क्रोमोसोम नंबर 9 के एक पेयर में एक क्रोमोसोम और क्रोमोसोम नंबर 9 के दूसरा जो क्रोमोसोम है इन दोनों के बीच में होगा, तो फिर ये कहला जाएगा होमोलोगस। और अगर दो अलग अलग क्रोमोसोम्स के बीच में हो रहा है, यानी कि दोनों के पेयर अलग अलग हैं, तो वो हम इसको बोलेंगे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में यह ट्रांसलोकेशन हो रहा है। अंडरस्टूड? रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में आपका एग्जाम्पल है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। इसमें क्रोमोसोम नंबर 9 की जो जीन होती है, ABL जीन, जिसको एबल्सन म्यूरिन ल्यूकीमिया वायरल ऑन्कोजीन होमोलोग कहते हैं, ये 22 पे चली जाती है, और 22 क्रोमोसोम में जो BCR जीन है ये क्रोमोसोम नंबर 9 पे चली जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, यानी सेल के अंदर डिवीजन स्टार्ट हो गया तो हो गया, यानी कि वो अब कैंसरस सेल बन जाती है, इसीलिए इसकी वजह से क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? कि क्रोमोसोम 9 के पास प्रोटो ऑन्कोजीन होती है और उस जीन को सप्रेस करने के लिए उसके ऊपर एक जीन मौजूद होती है जो कि सेल डिवीजन को रोके रखती है। अगर वहां से वो जीन हट जाएगी तो जो सप्रेशन वाली जीन हट गई तो सेल के अंदर क्या होगा, उसमें मल्टीपल डिवीजन की कैपेसिटी आ जाती है और सेल डिवाइड होना शुरू हो जाती है। तो कैंसर का मेन फीचर क्या है कि सेल इमॉर्टैलिटी, यानी कि सेल डिवाइड होती रहेंगी तभी उससे कैंसर फैलता है। तो ये एग्जाम्पल है आपका क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया का, जो कि फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम्स की वजह से होता है। अब आते हैं रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। ये नाम जो एक साइंटिस्ट के उसमें दिया गया है क्योंकि इन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। इसमें क्या होता है कि दो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम सेंट्रोमियर के ऊपर सेंट्रोमियर, यानी कि हेड टू हेड जाके फ्यूज हो जाते हैं, यानी कि जो इसकी पी आर्म और इसकी पी आर्म है दोनों फ्यूज हो जाएंगी और आपको सिर्फ लॉन्ग आर्म का एक सिंगल क्रोमोसोम दिखाई देगा। इसके एग्जाम्पल है फ्यूजन ऑफ लॉन्ग आर्म क्यू आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 14 एंड 21। इसमें जो शॉर्ट आर्म है वो यूजुअली लॉस्ट हो जाती है क्योंकि इसके अंदर रिडंडेंट RDNA होता है, इसका कोई फायदा नहीं है सेल को एज सच, तो इसकी वजह से कोई पर्टिकुलर डिजीज नहीं होती है। इसके बाद आते हैं अब हम, ये तो हमने अभी तक पढ़ी क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर में एबनॉर्मलिटीज। अब हो सकता है इनके नंबर में भी एबनॉर्मलिटीज होती है। तो जो नॉर्मल पर्सन है उसके केस में होता है 44 ऑटोसोम्स होते हैं और हमारे पास एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम का होता है जो हमने आपको पहले बताया था। तो अगर उनके नंबर में कोई चेंजेस आ रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी का मतलब है कोई क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाए, क्रोमोसोम का नंबर घट जाए, तो हम उसको बोलेंगे कि भाई कि इसमें एन्यूप्लॉइडी है। ये दो तरीके की होती है, ट्राइसोमी एंड मोनोसोमी। ट्राई मीन्स 3, सोमी मीन्स स्ट्रक्चर जो कि क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि अगर हम नॉर्मल देखेंगे तो एक पेयर के अंदर 2 क्रोमोसोम होते हैं।
पर अगर हमें 2 क्रोमोसोम की जगह 3 क्रोमोसोम मिलने लगे कैरियोटाइप में, इट मीन्स कि उसके अंदर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया है, यानी कि उसके अंदर इंस्टेड ऑफ 46 क्रोमोसोम आपको 47 क्रोमोसोम्स कैरियोटाइप में दिखाई देने लगेंगे, यानी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम उसके अंदर प्रेजेंट है। अब हमें ये देखना होगा कि वो क्रोमोसोम कौन सा है, उसके हिसाब से उसके अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर का रिकॉग्निशन किया जा सकता है। अब आते हैं मोनोसोमी पे। मोनोसोमी का मोनो मीन्स 1, सोमी मीन्स क्रोमोसोम, यानी कि 46 की जगह आपको 45 क्रोमोसोम दिखाई देंगे, यानी एक क्रोमोसोम इसके अंदर मिसिंग होगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, यानी कि इसके साथ जो क्रोमोसोम इसका साथी था वो एब्सेंट है। ये क्यों होता है? इसका रीजन होता है कि भाई कोई रेडिएशन है, बॉडी में कोई रेडिएशन इस तरह का पड़ा है कि उसने क्रोमोसोम में क्रोमोसोम गायब हो गया है, मिसिंग हो गया है, क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो गया है, रेडिएशन हो सकता है, कोई बॉडी में इन्फेक्शन हो सकता है, कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ हो, यानी कोई भी एक्सपोजर हो सकता है। इसका मेन रीजन होता है नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। ये उस कंडीशन में होता है कि जैसे आपकी कोई जर्म सेल है, इसके अंदर मियोसिस होती है जर्म सेल्स में, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, यानी कि जो पेरेंट सेल है उससे हमें 4 डॉटर सेल्स मिलती हैं। अगर इसके अंदर मियोसिस 1 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, जितने भी आपके क्रोमोसोम्स हमने या मान के चल रहे हैं कि हमारे पास 6 क्रोमोसोम है, तो 3 क्रोमोसोम आपके डॉटर 1 सेल और डॉटर 2 सेल्स में चले जाएंगे मियोसिस 1 में। सपोज करिए कि जो स्पिंडल फाइबर है जो कि क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ खींचता है, अगर वो एक क्रोमोसोम के साथ बाइंड नहीं हो पाया तो ये लैगिंग क्रोमोसोम कहलाता है और ये किसी भी सेल के अंदर जा सकता है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऊपर वाली सेल्स में बढ़ गए और नीचे वाली सेल्स में कम हो गए। अब मियोसिस 2 में क्या होता है कि यहाँ पर आपके क्रोमेटिड सेपरेट्स होते हैं। तो क्रोमेटिड सेपरेशन जब होगा तो आपको जब 4 सेल्स मिलेंगी तो उसके अंदर आप देखेंगे कि ऊपर वाले सेल्स में क्योंकि एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम ज़्यादा था और नीचे क्रोमोसोम नंबर कम था, तो यहाँ पर हो गई ट्राइसोमी, क्योंकि एक क्रोमोसोम बढ़ गया तो हम यहाँ पे लिखेंगे n+1, और नीचे हमारी हो गई मोनोसोमी क्योंकि यहाँ पर हमारा एक क्रोमोसोम कम हो गया, तो ये n-1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारी जो सेल्स है ये हमारी जर्म सेल्स यानी रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। जब ये सेल दूसरे नॉर्मल सेल से फ्यूज करेगी जिसके पास भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम n है, तो अब जो हमारी डिप्लॉइड सेल बनेगी उसमें क्रोमोसोम नंबर हो जाएंगे 2n+1 और इस वाले में हो जाएंगे आपके 2n-1, यानी कि जो नॉर्मल सेट ऑफ द क्रोमोसोम होना चाहिए था 2n, यानी कि डिप्लॉइड सेल होनी चाहिए थी, वो अब आपके पास हो गई है n+1 एंड n 2n+1 एंड 2n-1, यानी कि जो नॉर्मल कंडीशन है उससे एबनॉर्मल हो गई, इसीलिए इसको बोला जा रहा है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। ये नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स जो होता है वो एबनॉर्मलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। ऑटोसोमल ट्राइसोमी जो होती है ये कहाँ पाई जाती है? एक केस रिपोर्ट करा गया लैंगडॉन डाउन ने 1866 में कि क्रोमोसोम नंबर 21 जो है वहाँ पर 2 क्रोमोसोम ना होके 3 कॉपीज हैं। उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो इंडिविजुअल है वो उसकी जेनेटिक डिसऑर्डर अपीयर होने लगे उसके अंदर मंगोलियन लाइक आईज हो गई, जो उसकी आईलिड है वो नीचे की तरफ डाउन होने लगी, तो उसको नाम दिया गया मंगोलियन ईडियसी। इसके जो फेशियल फीचर्स होते हैं पर्सन के वो मंगोलियन से रिजेंबल करते हैं, और जो चिल्ड्रंस होते हैं उनकी हाइट कम होती है यानी शॉर्ट स्टेचर होगा, उनका जो फोर हेड है वो बड़ा होगा, उनकी जो नेक है वो छोटी होगी, चौड़ी होगी, स्टबी और शॉर्ट फिंगर होंगी, जो पाम है उसमें सीमियर लाइन होगी, उनके जो फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर है फीट की उनके अंदर वाइड गैप होगा, यानी कि ये जो अगर फीचर्स हैं ये सारे डाउन सिंड्रोम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अलावा उनका जो IQ लेवल है वो भी 70 से नीचे चला जाता है, यानी कि उनके अंदर मेंटल डिसऑर्डर आ जाता है। तो ये जो फीचर्स है क्यों हुआ है? क्योंकि आपका एक क्रोमोसोम बढ़ गया, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो प्रोटीन जो जीन मौजूद थी क्रोमोसोम नंबर 21 पे वो एक्स्ट्रा प्रोटीन सिंथेसिस करने लगी और उससे जो अफेक्टेड आपके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स थे या फिर जो भी वो सेल वायबिलिटी को अफेक्ट कर सकती थी उसने किया, इसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स आपको डाउन सिंड्रोम में दिखाई देने लगते हैं। आप यहाँ पर इसके कैरियोटाइप में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 21 है, यहाँ पर आपके 3 क्रोमोसोम्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद आते हैं एडवर्ड सिंड्रोम में। अब इसमें भी ये भी एक ट्राइसोमी का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर क्या है कि क्रोमोसोम नंबर 18 जो है वो 3 कॉपी में मौजूद है। इसमें क्या होता है 6000 से 8000 बच्चे अगर पैदा होते हैं तो उनमें से सिर्फ एक के अंदर ये सिंड्रोम पाया जाता है और करीब करीब 1 साल का जब बच्चा हो जाता है तो उसकी डेथ भी हो जाती है। इसमें होता है डिफेक्टिव नर्वस सिस्टम,
इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी कि वो बातचीत करने में उसको परेशानी होती है, उसके कान जो है वो मलफॉर्म होते हैं, यानी प्रॉपर तरीके से बनते नहीं है, हियरिंग डिफेक्ट हो जाता है, उसकी जो चिन होती है वो ऊपर की तरफ चढ़ी रहती है, और उसकी जो रेडियस बोन है वो एब्सेंट होती है, और उसका जो किडनी है वो भी मल फंक्शनिंग काम करता है, यानी किडनी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती है। अब आप यहाँ पर कैरियोटाइप में देखेंगे कि यहाँ पर भी क्रोमोसोम नंबर 18 जो है वो 3 में मौजूद है। तो ये उसके सिम्टम्स हैं। अब इसी तरह का ट्राइसोमी का एक एग्जाम्पल और है, कॉमन पटाउ सिंड्रोम, जो कि क्रोमोसोम नंबर 13 की 3 कॉपी जब हो जाएंगी तो उसकी पटाउ सिंड्रोम कहते हैं। ये 10,000 से 20,000 जब लाइव बर्थ होती है उनमें से एक में पाया जाता है। ये रेयरेस्ट केस है, बहुत ही रेयर होगा। इसमें 80% जो डेथ होती है बच्चे की वो 1 साल के अंदर अंदर हो जाती है। इसमें आप देखेंगे इस बच्चे के जो यहाँ पे जो हेयर लिप है यहाँ पर एक क्लेफ्ट बना हुआ है, तो इस तरह के सिम्टम दिखाई देते हैं। रिलेटिवली उसका जो हेड है, जो ब्रेन है वो छोटा होगा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी, मोटर डिसऑर्डर होगा, यानी कि उसका जो मूवमेंट है बॉडी का वो उस पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उसका आंखों में डिफेक्ट होगा, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स होंगे। पॉलीडेक्टाइली का मतलब होता है कि उसकी जो हमारी जो डिजिट हैं ये बड़ी हुई होंगी, यानी 5, 6, 7, 5 से ज़्यादा होगी, उसको पॉलीडेक्टाइली बोलते हैं। यूरोजेनाइटल डिसऑर्डर होंगे, यानी कि किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, यूरिन पास करने में दिक्कत होगी। कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर होंगे, यानी कि हार्ट एंड वेसल से रिलेटेड डिसऑर्डर उसके अंदर पाए जाएंगे। किसकी वजह से हो रहा है? सिर्फ एक क्रोमोसोम का नंबर बढ़ने की वजह से, कि क्रोमोसोम नंबर 13 जो है यहाँ पर 2 की जगह 3 हो गए। पटाउ सिंड्रोम है। इसके बाद अब आप आ जाते हैं ऑटोसोमल मोनोसोमल में, यानी अभी तक जो हमने बताया वो आपका था नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ रहे थे। अगर यही नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम होने लगते हैं तब उस केस में क्या होता है? ऑटोसोमल मोनोसेमीज यूजुअली एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि वो वायबल ही नहीं होता है। रीजन क्या है कि कोई एक क्रोमोसोम है, वो क्रोमोसोम के ऊपर एक पर्टिकुलर जीन मौजूद है, वो जीन एक पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाती है, वो प्रोटीन उस सेल की वायबिलिटी के लिए और फंक्शनिंग के लिए, बॉडी फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर उसमें से एक हिस्सा कम हो जाएगा तो वो प्रोटीन उतना इफेक्टिव नहीं होगी, यानी जिस टारगेट पे जाके उसको काम करना है वो प्रॉपर उसको ट्रिगर नहीं कर पाएगी, तो वो काम तरीके से हो नहीं पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई ब्लेंड करना चाह रहे हैं, मशीन है आपके पास, एक मिक्सर, जूसर मिक्सर ग्राइंडर है और आपको मसाले पीसने हैं, लेकिन आपकी पावर कम है, तो वो क्या है कि वो मसाला पीस ही नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उतनी पावर नहीं है। तो सेम इसी तरीके से क्या है कि क्रोमोसोम के लिए हमें 2 पेयर जरूरी है उस पर्टिकुलर प्रोटीन को उस अमाउंट में बनाने के लिए कि वो अपने टारगेट सेल को जाके ट्रिगर करे। तो ऑटोसोमल मोनोसोमी क्या है कि आप हो सकता है कि बच्चे के अंदर वो ऑर्गन ही ना डेवलप हो पाए जो कि उस क्रोमोसोम पर जो जीन मौजूद है जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं पाया जाता है। लेकिन हम ऑटोसोमल पार्शियल मोनोसोमी का इसमें एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे क्राइडोकैट सिंड्रोम, जो कि मैंने पहले आपको डिलीशन वाले केस में बताया था कि स्मॉल आर्म क्रोमोसोम 5 की डिलीट हो जाती है। तो अगर आप ऑटोसोमल मोनोसोमी का केस बताना चाहते हैं तो उसके अंदर आप पार्शियल मोनोसोमी को इंक्लूड कर सकते हैं। देखिए इसमें यहाँ पर भी मेंटल रिटार्डनेस दिखाई दे रही है। अब आप आते हैं सेक्स क्रोमोसोम पर। अभी तक जो हमने आपको बताया वो सारा ऑटोसोम्स का था, ऑटोसोम्स की न्यूमेरिक एब्नॉर्मेलिटी, ऑटोसोम की स्ट्रक्चर एब्नॉर्मेलिटी। अब आते हैं सेक्स क्रोमोसोम में, क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम ट्राइसोमी का पहला एग्जाम्पल है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, यानी ट्राइसोमी XXY। नॉर्मल अगर मेल पर्सन होगा तो उसके अंदर X एंड Y क्रोमोसोम होंगे। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि एक X क्रोमोसोम इसके अंदर एक्स्ट्रा, यानी 2 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम X है, तो इसकी वजह से डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसके अंदर चेंजेस आएंगे ही आएंगे। यहाँ पर 500 अगर लाइव मेल बर्थ हो रही है, यानी 500 अगर मेल चाइल्ड है, तो उनमें से सिर्फ एक ही बच्चा सर्वाइव कर पाएगा। और जो बच्चा होगा जब वो बड़ा होगा तो उसको टॉल स्ट्रेचर होगा, यानी वो काफ़ी लंबा बच्चा होगा, और स्लोली स्लोली उसकी जो टेस्टीज हैं वो डिजनरेट हो जाएंगी, यानी कि डिजनरेट का मतलब होता है खत्म होना। धीरे धीरे उसकी टेस्टीज डिजनरेट होंगी, उसके जो हिप्स होंगे वो ब्रॉड होंगे, उसका ब्रेस्ट एनलार्ज होगा। क्यों हो रहा है ये जो सिम्टम्स है नीचे वाले, क्योंकि इसके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है जो कि फीमेल के लिए होता है। एनलार्ज ब्रेस्ट होंगे, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन होगा। इसके अलावा जो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है इसके 2 वेरिएशंस भी पाए जाते हैं, 48XXYY इंसिडेंट, यानी कि इसके अंदर क्या है, एक एक्स क्रोमोसोम भी बढ़ा, एक वाई क्रोमोसोम भी बढ़ा। दूसरे वेरिएंट में क्या है, यहाँ पर आपके 2 एक्स क्रोमोसोम बढ़े हुए हैं। ये 18,000 से 40,000 अगर बच्चे जन्म ले रहे हैं तो उनमें से एक में पाया जाएगा। ये वाला जो होता है ये बहुत ही एक्सट्रीमली रेयर केस होता है, क्योंकि मोस्टली ये सर्वाइव ही नहीं करते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने कैरियोटाइप में दिखाया हुआ है कि 2 एक्स क्रोमोसोम है और एक वाई क्रोमोसोम है। ये आपका एग्जाम्पल हो गया क्लिनफेल्टर का। अगर अब आप यहाँ देखें कि एक हमारे यहाँ पर एक वाई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया है, अब ये ट्राइसोमी हो गई फॉर वाई क्रोमोसोम के लिए। इसमें जो इंसिडेंस है वो है कि 1800 बच्चे अगर मेल जन्म ले रहे हैं तो उनमें से एक सर्वाइव करेगा, और अगर वो सर्वाइव करेगा उसका टॉल स्ट्रेचर होगा, नहीं वो भी लंबा होगा। उसके अंदर एक्ने स्किन, यानी कि उसके जो पिंपल्स भरे होंगे पूरे उसकी बॉडी पे, एग्रेसिव होगा।
क्यों एग्रेसिव होगा? क्योंकि जो वाई क्रोमोसोम है वो मेलनेस के लिए है, तो वो टेस्टोस्टेरोन उसके अंदर ज़्यादा सिक्रीट होगा और वो एग्रेसिव होगा। फिजिकली एंड मेंटली देखेंगे तो वो आपको नॉर्मल ही लगेगा। अब आप यहाँ देखिए इसके कैरियोटाइप में हमने यहाँ डिनोट किया हुआ है कि 2 वाई क्रोमोसोम्स इसके अंदर मौजूद हैं। इसको जैकब्स सिंड्रोम कहते हैं क्योंकि जैकब साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको फर्स्ट रिपोर्ट किया था। अब आप आते हैं ट्रिपल एक्स सिंड्रोम पे। ट्रिपल एक्स में क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 एक्स क्रोमोसोम मौजूद है, यहाँ पे जो 2 कॉपी नॉर्मल थी उसकी जगह पे अब आपको 3 कॉपीज मिल रही हैं। अगर 1000 लाइव बर्थ होती है उसमें से एक बच्ची अगर जिंदा रहती है तो उसके अंदर ट्रिपल एक्स सिंड्रोम का मतलब जो इंसिडेंस है वो है कि 1000 में से एक ही बच्चा जिंदा रहेगा। इनका भी टॉल स्ट्रेचर होता है, फर्टिलिटी इनकी लिमिटेड होती है, इनकी लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, यानी कि बहुत तेजी से वो सीख नहीं पाते हैं, उनकी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो स्लो होती है। इनका जो इनकी रिस्क ऑफ रिटार्डेशन यानी कि मेंटली रिटार्ड होने के चांसेस इनके बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर कैरियोटाइप में दिखाया हुआ है कि यहाँ पर भी आपके 3 एक्स क्रोमोसोम है। अब ये केस हो गए हमारे ट्राइसोमी के। अब हम आते हैं मोनोसोमी में, यानी अब हमारे क्रोमोसोम नंबर कम होंगे। सेक्स क्रोमोसोम में क्रोमोसोम नंबर कम होंगे, उससे पहले हमारे ज़्यादा हो रहे थे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है टर्नर सिंड्रोम। दिस इज फॉर द मोनोसोमी एक्स, यानी एक क्रोमोसोम एक्स की सिर्फ एक कॉपी मौजूद है जबकि 2 होनी चाहिए। यहाँ पर क्या होता है कि 1000 से 2000 बच्चों के बीच में सिर्फ एक में ये पाया जाता है। शॉर्ट स्टेचर यानी कि जो बच्चा होगा वो छोटा होगा, उसकी जो गर्दन होगी वो वैब्ड होगी। देखिए यहाँ पर दिखाया है इसकी जो गर्दन है काफ़ी फैली हुई है। ब्रॉड शोल्डर्स यानी ये जो शोल्डर्स हैं इसके ये चौड़े होंगे। ब्रॉड चेस्ट होगी, वाइडली स्पेस्ड निपल होंगे, नैरो हिप्स होगा, इसकी जो ओवरी है वो भी डिजेनरेट होना शुरू हो जाएंगी। रूडिमेंट्री सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक फीमेल के होते हैं वो बहुत कम होंगे। और ये मेंटल जो रिटार्डेंस होगी इसके अंदर और स्लाइट मेंटल रिटार्डेंस पाई जाएगी। और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास जो इसका कैरियोटाइप है ये शो कर रहा है कि इसके अंदर सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम है, एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट है। अब ये हो गए सारे केस ट्राइसोमी, मोनोसोमी के। ऑटोसोम हो गया, आपका सेक्स क्रोमोसोम हो गया। अब बात आती है कैरियोटाइप नोटेशन की। अगर हमें किसी का कैरियोटाइप लिखना है तो किस तरह से लिखते हैं? अगर ये नॉर्मल फीमेल है तो उस केस में हम लिखते हैं 46, XX। और अगर ये नॉर्मल मेल है तो हम लिखेंगे 46, XY। अगर एक क्रोमोसोम हमारा एक्स्ट्रा है, यहाँ पे हमने केस लिया हुआ है डाउन सिंड्रोम का जिसमें कि 21 पेयर ऑफ द जो क्रोमोसोम है वो 2 की जगह 3 है, तो हम इसको लिखेंगे 47 इंस्टेड ऑफ 46 इट विल बी 47XX प्लस 21। प्लस 21 क्यों? क्योंकि हमारा 21 वाला जो क्रोमोसोम है वो एक्स्ट्रा है। फिर टर्नर सिंड्रोम पे आते हैं, ये कि मोनोसोमी को कैसे लिखेंगे 45 क्योंकि एक क्रोमोसोम कम है, क्योंकि ये एक्स क्रोमोसोम का कम है तो हमने यहाँ पर ये सिंगल एक्स लिखा हुआ है। इसको बोलते हैं कैरियोटाइप नोटेशन। अब ये हम एक बार इसका हम समराइज कर लेते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज 2 तरीके क्रोमोसोम में हो रही है, ऑटोसोम में हो रही है, सेक्स क्रोमोसोम में हो रही है। ऑटोसोम में न्यूमेरिक हो रही है, स्ट्रक्चरल हो रही है, और इधर हमारे सेक्स क्रोमोसोम में भी न्यूमेरिक हो रही है और स्ट्रक्चर हो रही है। जो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मैलिटीज हैं वो है डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन, जिसमें कि इन्वर्जन 2 तरह का है, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन, पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन। और जो ट्रांसलोकेशन है वो भी 2 तरह का है, एक हो गया आपका रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन एंड सेकेंड वन इज डी रॉबर्टियन ट्रांसलोकेशन। अब हम बात करते हैं नंबर की। नंबर में जो एबनॉर्मैलिटीज होती है उसको हम एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। एन्यूप्लॉइडी 2 तरह की होती है, मोनोसोमी एंड ट्राइसोमी। ट्राइसोमी में आपका नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ जाता है, मोनोसोमी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम हो जाता है। ट्राइसोमी के एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे ऑटोसोम में तो कौन कौन से बताए थे? डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, जैकब सिंड्रोम। और अगर हम मोनोसोमी में जाएंगे तो मोनोसोमी में सर्वाइव नहीं करता है क्योंकि बहुत ही रेयर एंड रेयरेस्ट चांसेस होते हैं, इसीलिए अभी तक कोई केस इस तरह का रिपोर्ट नहीं है। अब सेक्स क्रोमोसोम में जाएंगे तो सेक्स क्रोमोसोम में ट्राइसोमी होती है तो क्लिनफेंटर सिंड्रोम मिलता है आपको, ट्रिपल एक्स सिंड्रोम मिलता है। और मोनोसोमी में जाएंगे तो आपको टर्नर सिंड्रोम मिलता है। तो ये अब पूरा जो अभी तक आपने पढ़ा है उसके लिए आप 3 तरह का आप असाइनमेंट बनवा सकते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूमेरिकल स्ट्रक्चर क्रोमोसोमल एनोमलीज विद एग्जांपल। बताइए न्यूमेरिकल और स्ट्रक्चर क्रोमोसोमल एनोमलीज कौन कौन सी होती है, उनमें डिफरेंस और उनके एग्जाम्पल के साथ। दूसरा, कंसिक्वेंसेस ऑफ ट्राइसोमी और मोनोसोमी, क्या क्या जेनेटिक डिसऑर्डर अब तक रिपोर्ट करे गए हैं और उनमें क्या क्या उसके फीचर्स दिखाई देते हैं। थर्ड वन होगा आपका 5 जेनेटिक डिसऑर्डर जो क्रोमोसोमल एनोमलीज से पैदा होते हैं और उनको हमको ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। ओके, थैंक यू।